हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हम क्या क्या एक्सप्लेन करेंगे उसको पहले देखते हैं। पहले हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके बारे में हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि कम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है ये भी जानेंगे, और फिर जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है और इसे हम लिखते कैसे हैं और उसे बैलेंस कैसे करते हैं, और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है, और लास्टली पढ़ेंगे कोरोशन एंड एसिडिटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करने का। तो जब पहले केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को एक्सप्लेन करना चाहेंगे। अगर इस टॉपिक को हम समझ लेते हैं तो फिर केमिकल रिएक्शन समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। चेंज एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल प्रोसेस है। हमारे आसपास बहुत तरह की चेंजेस होती रहती हैं। जैसे आज हम जिस अर्थ पे हैं वो भी लाखों करोड़ों वर्ष ऐसी नहीं थी, और वो चेंज होते होते आज इस पोजीशन पे आ गई है, और कुछ दिनों के बाद 100 साल 200 साल के बाद फिर इसमें कुछ और चेंजेस हो जाएंगे। इस तरह प्रति मिनट प्रति सेकंड सब कुछ चेंज हो रहा है। तो चेंज को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत डिटेल में नहीं जानेंगे, लेकिन हमें जो केमिस्ट्री में पढ़ना है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, इसको जानते हैं। व्हाट इज़ फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज़ केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज के बारे में हम जानते हैं। पहले इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म करता है और रिवर्सेबल होता है। रिवर्सेबल का कहने का मतलब है कि अगर हम ए से बी पे चले जाते हैं तो बी से फिर हम ए पे भी आ सकते हैं। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है कि जिससे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में आके फिर हम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम रिवर्सेबल प्रोसेस कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि अगर हम आइस को मेल्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा। आइस को अगर मेल्ट करेंगे तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर वाटर को हम फ्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये आइस में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में गए, आइस से वाटर में गए, फिर वाटर से हम आइस में आ गए। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको रिवर्सेबल प्रोसेस कहते हैं। इसमें हमने देखा कि कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म किया, बस इसका स्टेट चेंज हो गया। जैसे ये पहले सॉलिड था और ये भी लिक्विड हो गया। तो कहने का मतलब है सिर्फ इसके स्टेट में चेंज हुआ। तो इस तरह का जो चेंज होता है जिसमें कि सिर्फ शेप, साइज एंड स्टेट का चेंज हो, ऐसे चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। इसमें ये एक रिवर्सेबल प्रोसेस है और इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म करता है। केमिकल कंपोजिशन भी इसका सेम ही होता है। अब हम फिजिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ये सारे प्रोसेस जो हैं वो रिवर्सेबल प्रोसेस, और इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म करता है। अब चलते हैं केमिकल चेंजेस की ओर। केमिकल चेंज जो है इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है और इरिवर्सेबल होता है। न्यू सब्सटेंस फॉर्म करने का मतलब है कि मान लीजिए कि अगर कोई बर्निंग ऑफ पेपर है, पेपर को अगर जला देते हैं तो वो क्या होता है, पाउडर में चेंज हो जाता है। तो क्या वो पाउडर से हम फिर पेपर को कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मान लो कि पेपर है, पेपर को मैंने जलाया और पेपर पाउडर में चेंज हो गया, तो क्या हम पाउडर से फिर पेपर में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो जा सकते हैं, लेकिन हम फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में
फिर जो ओरिजिनल हमारा सब्सटेंस था उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर जाता है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर जाती है, केमिकल कंपोजिशन चेंज कर जाता है। जैसे पेपर का केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ और होगा, केमिकल कंपोजिशन कुछ और होगा, और उससे जो पाउडर बना उसका कुछ केमिकल कंपोजिशन अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि केमिकल चेंज जो होती है उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है और वो इरिवर्सिबल होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, कुकिंग फूड, अगर फूड बन जाता है तो क्या उसे पहले जैसा हम बना सकते हैं? नहीं। स्टोरिंग ऑफ मिल्क, अगर मिल्क को समर में छोड़ दिया जाए तो वो खट्टा हो जाता है, वो उससे फिर हम मिल्क को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड जो डाइजेस्ट कर जाता है वो क्या फिर फूड बन सकता है? नहीं बन सकता। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जो जंग लग जाता है फिर से उसे पहले जैसा आयरन हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह हम केमिकल चेंज को समझ लिए हैं। वास्तव में केमिकल रिएक्शन जो है वो एक केमिकल चेंज ही है। एक केमिकल रिएक्शन इज एक्चुअली केमिकल चेंज। जो भी केमिकल चेंज होते हैं वो वास्तव में एक केमिकल रिएक्शन है। इसमें ओल्ड बाउंड बिटवीन एटम ब्रेक करते हैं, न्यू बाउंड फॉर्म करते हैं, है ना। और जो रिएक्ट करते हैं, जैसे मान लो कि ए और बी दो रिएक्ट किए और जो बना वो सी बना, तो सी को हम प्रोडक्ट बोलेंगे और ए और बी को हम रिएक्टेंट बोलेंगे। तो इस तरह हम देखें, जो रिएक्शन करता है उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, जो रिजल्ट आता है, उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। इसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ए की प्रॉपर्टीज, बी की प्रॉपर्टीज, वो पूरी तरह से डिफरेंट होगा सी के प्रॉपर्टीज से। सी की प्रॉपर्टीज ए और बी के प्रॉपर्टी से पूरी तरह अलग होगा। तो इस तरह हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में एक केमिकल चेंज ही है। इसमें क्या केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या होता है? पुराना बॉन्ड टूटता है, न्यू बॉन्ड बनता है, एनर्जी इसमें रिलीज्ड भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म करता है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है जिससे कि वो बना हुआ है। अब हम कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं और देखते हैं। जब मैग्नीशियम रेबन को बर्न किया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाता है विथ ए डैजलिंग फ्लेम, वाइट फ्लेम चेंजेज इनटू ए वाइट पाउडर, तो ये वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैग्नीशियम को हम रिएक्टेंट कहेंगे, ऑक्सीजन को भी हम रिएक्टेंट कहेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम प्रोडक्ट कहेंगे। और मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टीज होगी, ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज होगी, उससे पूरी तरह से डिफरेंट मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज होगी। तो हम देखते हैं कि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसके केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है जिंक और डाइलूक्स सल्फ्यूरिक एसिड को जब रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस बनते हैं। तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कुछ गैस भी निकलते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल है लीड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड, जो दोनों रिएक्टेंट हैं, वो जब रिएक्ट करते हैं तो लीड आयोडाइड एंड पोटासियम नाइट्रेट बनता है जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो उसका प्रॉपर्टीज है, पहले चेंज इन स्टेट में चेंज हो जाएगा। स्टेट चेंज होने का मतलब क्या है? अगर सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड है तो गैस हो जाएगा, गैस है तो सॉलिड हो सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है इसके स्टेट में। तो हम समझ जाएंगे कि केमिकल इक्वेशन हुआ है। चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो जाए तो हम समझेंगे केमिकल इक्वेशन हुआ है। जैसे मान लो कि Fe और CuSO4 को जब मिलाते हैं तो CuSO4 ब्लू कलर का होता है, जब रिएक्शन होता है तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। ग्रीन इसलिए हो जाता है क्योंकि FeSO4 का फॉर्मेशन होता है और कॉपर बनता है। तो इस तरह पहले अगर चेंज इन स्टेट हो जाए, चेंज इन कलर हो जाए, इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब जिंक डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करता है तो ZnCl2 और H2 बनता है,
तो इसमें देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो जब किसी रिएक्शन के थ्रू गैस भी निकले तो समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। और चेंज इन टेम्परेचर, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में या तो हीट एब्जॉर्ब होता है या हीट फिर निकलता है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज अगर हो रही है, ये 4 चीज़ हो रही है, तो हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ। केमिकल रिएक्शन बहुत तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। मान लो कि A और B और C है, तो रिएक्ट करके लेकिन सिर्फ एक सिंगल ही प्रोडक्ट बनता है। जैसे AB बनेगा, इसमें ABC बनेगा, तो सिंगल ही प्रोडक्ट बनेगा, कभी भी 2 प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट या सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट देता है, एक सिंगल सब्सटेंस देता है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब चलते हैं आगे, इसके की पॉइंट को देखते हैं। ओनली 1 प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ये जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहने का मतलब इस तरह के प्रोसेस में हीट जनरेट होता है। वो एनर्जी जो जनरेट होता है वो या तो हीट के फॉर्म में होगा या फिर लाइट के फॉर्म में होगा, या दोनों फॉर्म में हो सकता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। यहाँ हम देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड है और वाटर है, तो 2 रिएक्टेंट हैं, और जब ये रिएक्ट करते हैं तो स्लैग्ड लाइम, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, ओनली 1 प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो यह एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसी तरह बर्निंग ऑफ कोल में है कार्बन है जो कि सॉलिड स्टेट में है, ब्रैकेट के अंदर जो है वो स्टेट को बता रहा है, तो ये सॉलिड स्टेट में है। ऑक्सीजन है, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, इसलिए ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज्ड होती है। हीट रिलीज्ड होती है या तो इन फॉर्म ऑफ लाइट के रूप में निकले, या नहीं तो हीट के रूप में, या दोनों रूप में लिबरेट हो सकती है। तो इसका एक एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। इस तरह का जो प्रोसेस होता है इसमें हीट निकलती है, इसलिए इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। रेस्पिरेशन भी एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि हम लोगों को अपने जीवन के कार्य करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी हमें मिलती है रेस्पिरेशन से। हम लोग जब खाना खाते हैं तो बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे पोटैटो, राइस, पल्स, ये सब वेजिटेबल वगैरह खाते हैं, तो उसमें मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, फैट्स रहते हैं, प्रोटीन रहते हैं। ये डाइजेस्ट होकर के ग्लूकोज में बदल जाते हैं, और ग्लूकोज जब हम रिस्पायर करते हैं, मतलब सांस लेते हैं, तो उसके थ्रू ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, और उस ऑक्सीजन से ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडेशन होता है, और इस तरह एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और CO2 बाहर निकल जाता है। तो वो जो एनर्जी हमें प्रोड्यूस होती है उसी से हम अपना जो दैनिक काम होता है वो करते हैं। तो इसका ये इक्वेशन है, ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, तो CO2 बनता है और H2O बनता है, और एनर्जी बाहर निकलती है। और लास्टली जो डिकम्पोजिशन हो जाता है हमारे वेजिटेबल वेस्ट का, जैसे हम सब्जी बनाते हैं और उसमें जो वेस्ट बच जाता है उसको हम जब फेंक देते हैं तो वो सॉइल में प्रेजेंट बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज होकर कंपोस्ट में बदल जाता है। यह भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें भी एनर्जी बाहर निकलती है। तो आज के हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़े, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। मुझे लगता है कि तुम लोगों का ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो।